हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में ना हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में आए थे, क्या करने के मोटिव से, ट्रेड करने के मोटिव से, और कैसे उन्होंने यहाँ पे आकर अपनी पूरी पावर एस्टैब्लिश कर ली। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मुगल रूलर था जिसका नाम था औरंगजेब। एक मुगल रूलर था जिसका नाम था औरंगजेब। वो बहुत पावरफुल रूलर था और इसको ना लास्ट पावरफुल मुगल रूलर बोला है। लास्ट पावरफुल मुगल रूलर इसको बोला है चैप्टर में। क्यों इसको लास्ट बोला है? इसके बाद रूलर्स तो बहुत आए थे, बट इसके जितना पावरफुल रूलर इसके बाद मुगल एम्पायर में नहीं आया। तो इस जो औरंगजेब था ना, इसकी हो गई थी 1707 में डेथ। अब इसकी जब डेथ हो गई थी तो जो सूबेदार थे और जमींदार थे, जितने भी सूबेदार और जमींदार थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना अपने बना लिए स्मॉल किंगडम्स। उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए, जैसे कि पंजाब में, बंगाल में और मैसूर में। ठीक है, जो पंजाब थे वहां पे रूल चलता था महाराजा रंजीत सिंह का। जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपना किंगडम कहाँ एस्टैब्लिश कर लिया? पंजाब में। जो मुर्शिद कुली खान थे उन्होंने अपना किंगडम सेट कर लिया बंगाल में। ठीक है, और जो मैसूर में टिप्पू सुल्तान ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने एस्टैब्लिश कर लिए किंगडम। उसके बाद एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड ब्रिटेन में एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जिसका क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मेन मोटिव क्या था? ट्रेड करना। कहां पे ट्रेड करना? ऑन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट थे वहां पे करना ट्रेड। और ये ईस्टर्न पार्ट्स में हमारा इंडिया भी इंक्लूड होता था। इंडिया और इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, ये सब हमारे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड होते थे। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्टर्न पार्ट्स में ही क्यों ट्रेड करना चाहते थे? क्योंकि इंग्लैंड में 3 चीजों की बहुत डिमांड हुआ करती थी। वो 3 चीजें क्या थी? सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस। इन तीनों चीजों की ब्रिटेन में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ये 3 चीजें इंडिया में मिलती थी चीप रेट्स पे। इंडिया में बहुत सस्ते रेट्स पे चीजें मिल जाती थी। तो ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था? इंडिया से इन सब चीजों को सस्ते रेट पर लेके जाना और ब्रिटेन में जाके ये चीजों को महंगे रेट पे बेच देना, ताकि उन्हें क्या हो? हाई प्रॉफिट्स। तो ये उनका था मेन मोटिव। ठीक है, तो इसके लिए ना इन्होंने क्या करा, एक क्वीन थी इंग्लैंड की जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इसके लिए ना इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से क्या एक्वायर कर लिया? चार्टर। ठीक है, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर एक्वायर कर लिया। हाँ जी, अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरह का ना परमिशन होता है। चार्टर इज अ काइंड ऑफ परमिशन। ठीक है, एक तरह की परमिशन होती है। किस चीज की परमिशन होती है? कि अगर किसी कंपनी ने चार्टर ले लिया, सपोज ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिल गया, तो और कोई भी कंपनी कहां से? इंग्लैंड से। और कोई भी कंपनी इंग्लैंड से इंडिया नहीं आ सकती ट्रेड करने। ये इनको एक परमिशन मिल गई, एक चार्टर मिल गया कि सिर्फ यही लोग जाएंगे अब इंडिया में ट्रेड करने, और कोई भी कंट्री जो है और कोई भी कंपनी जो है इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी। तो इससे क्या हुआ? इनको किस चीज का डर नहीं था? कंपटीशन का डर इनको
बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था इनके कॉम्पिटिटर्स कोई नहीं है, सिर्फ यही है, आराम से ट्रेड करेंगे, आराम से बिजनेस करेंगे, इनको कोई डर नहीं था कंपटीशन का। बट इनकी जो सोच थी ना वो गलत थी। क्या सोच थी इनकी कि इनको कंपटीशन का कोई डर नहीं होगा, इनको हाई प्रॉफिट्स होंगे। बट जब ये इंडिया गए ना तो इन्होंने कुछ और ही देखा। क्या देखा? जो ब्रिटिशर्स थे ना वो 1600 में इंडिया पहुंच गए थे। फिर 1600 में ना इन्होंने क्या देखा कि इंग्लैंड से तो कोई कंपनी नहीं है, बट और बहुत सारी कंपनीज जो है ट्रेड करने यहाँ पर आई हुई थी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। जैसे कि वास्को डी गामा जो है वो ट्रेड करने आए हुए थे। वो क्या सी रूट से आए थे। कहाँ पे पहुंचे थे? कैलीकट में, ठीक है। उसके अलावा जो डच थे वो ट्रेड करने आए हुए थे, और जो फ्रेंच पीपल थे वो पोर्चुगीज आए हुए थे ट्रेड करने। तो इन्होंने कहा कि यार इतनी कंट्रीज आई हुई हैं, हमें तो फिर प्रॉफिट्स कम होंगे। तो अब ऑन द अदर हैंड जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो भी समझदार थे। हाँ जी गाइस, तो जो इंडियन ट्रेडर्स थे ना वो भी बड़े समझदार थे। उन्होंने पता क्या करा? उन्होंने ना अपने गुड्स के प्राइसेस ही बढ़ा दिए। अब उन्हें पता था कि इतनी सारी कंपनी है, इतनी डिमांड है उनके प्रोडक्ट की, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने बढ़ा दिए प्राइसेस, ताकि उन्हें क्या हो जाए? हाई प्रॉफिट्स हो जाए। तो वो भी निकले समझदार। अब इंडियन ट्रेडर्स को तो हो गए हाई प्रॉफिट्स, बट जो कंपनीज ट्रेड करने आई थी स्पेशली इंडिया में, उनको क्या हो गए? लॉसेस हो गए। अब इतनी सारी, कहते हैं ना एक मैदान में दो तलवार नहीं चल सकती, उसी तरह अब जब इतनी सारी कंपनीज आ गई ना ट्रेड करने, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वॉर होगी। क्या होंगी? वॉर होंगी, युद्ध होंगे। तो ट्रेड वॉर शुरू हो गई। अब उस ट्रेड वॉर में क्या था? जो शिप्स थी, जो शिप सिंकिंग हो गई, जो अपनी राइवल मतलब अपने जो दुश्मन कंपनीज थी, उन्होंने अपनी एक दूसरे की जो शिप्स थी उनको डुबोना शुरू कर दिया। जिस रूट से वो ट्रेड करने आते थे वो रूट्स ही ब्लॉक कर दिए गए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? उन्होंने फोर्टिफाई कर दिए ट्रेडिंग पोस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफाइड? फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन होता है वॉल्स लगा देना या फिर अपनी खुद की आर्मी क्रिएट करना। जैसे अलग अलग जो कंपनीज थी ना उन्होंने वॉल्स लगा दी ताकि कोई भी हमारे यहाँ ट्रेड करने ना आ सके। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी? उन्होंने ना अपनी ही एक आर्मी बना ली, ठीक है। अब फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? हाँ जी गाइस, तो फिर कंपनी ने ना क्या किया? कंपनी ने अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया बंगाल में, ठीक है। कंपनी ने अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया बंगाल में। अब बंगाल में जब उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया तो 1651 में उन्होंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री भी सेटअप कर ली, जो कि कहाँ थी? नियर हुगली रिवर के पास थी। रिवर का नाम याद रखना है, नियर हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास जो थी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री उन्होंने सेटअप कर ली थी। सेकंड चीज उन्होंने क्या की थी? वेयर हाउसेज और ऑफिसेज बना दिए थे। अब देखो वेयर हाउसेज क्या होते हैं? वेयर हाउसेज को हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं बर्फ खाना, मतलब जो कि स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज होता है। अब उनका इतना ज्यादा मतलब वो ट्रेड करने के पर्पज से यहाँ पे आए थे। ऑब्वियसली हर किसी को हम कहते हैं ना ट्रेड्स के लिए गोडाउन वगैरह चाहिए होते हैं, उसी तरह एक तरह के वेयर हाउसेज भी वही होते हैं। और उन्होंने बना लिए अपने ऑफिसेज, जितने भी क्लाइंट्स थे उन सबसे डील करने के लिए उन्होंने क्या बना लिए? ऑफिसेज बना लिए, ठीक है। पहला का इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप कर ली, वेयर हाउसेज और ऑफिसेज बना लिए। और तीसरी चीज जो थी उन्होंने क्या करा? उन्होंने ना 1696 में एक फोर्ट भी बना दिया। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने ना अब थोड़ा सा ना ब्राइबिंग करना शुरू कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइबिंग? ब्राइबिंग होता है रिश्वत देना, ठीक है। उन्होंने एक चालाकी करी और क्या किया? जो ऑफिसर्स थे ना उनको दे दी रिश्वत, और रिश्वत देने के बाद उनसे उन्होंने 3 विलेजेस के दीवानी राइट ले लिए। अब न्यू क्वेश्चन अराइज कि जी दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट क्या होता है? दीवानी राइट ना एक वो राइट होता है कि जिसमें हम अलग अलग विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। मतलब रेवेन्यू क्या होता है? टैक्सेस। देखो हर किंगडम को चलाने के लिए ना, हर गवर्नमेंट को चलाने के लिए, हर किंगडम को चलाने के लिए क्या चाहिए होते हैं? टैक्सेस। अब कोई गवर्नमेंट अपनी जेब से तो खर्चा नहीं करेगी, हमसे टैक्सेस निकलवाएगी। तो पहले जमाने में भी सेम चीजें होती थी, रेवेन्यू कलेक्ट होता था।
तो जो ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने 3 विलेजेस के दीवानी राइट ले लिए, मतलब जो 3 विलेजेस का रेवेन्यू होगा वो किसकी जेब में जाएगा, ब्रिटिशर्स की जेब में, इंस्टेड ऑफ नवाब्स ऑफ बंगाल। बंगाल के नवाबों को नहीं मिलेगा वो 3 जगहों का राइट, किसको 3 जगहों का रेवेन्यू, वो किसको मिलेगा, ब्रिटिशर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने ना 3 जगहों का दीवानी राइट ले लिया। इसके बाद इन्होंने ना एक फरमान ले लिया औरंगजेब से। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। मैंने कब कहा था औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, 1707 में, और ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे, 1600s में, और ये कब की बात है, 1696 की बात है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी ना, तो ये 1696 के बाद की बात है कि जब इन्होंने औरंगजेब से क्या ले लिया था, फरमान ले लिया था। अब फरमान होता क्या है, फरमान इज अ काइंड ऑफ परमिशन। जैसे हमने पढ़ा था ना चार्टर एक परमिशन होती है, वैसे ही फरमान भी एक परमिशन होती है। बट किस चीज की परमिशन होती है कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो जो भी ट्रेड करेंगे, कुछ भी करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन्हें उस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये उन्होंने परमिशन ले ली कि हम जो ट्रेड करेंगे हम उस पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे हो गया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी फ्री ट्रेड का क्या मतलब है, विदाउट पेइंग एनी टैक्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया ट्रेड। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद, हाँ जी, तो उसके बाद ना क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स को तो हो गया जी प्रॉफिट, क्योंकि ना उन्हें ट्रेड, ना उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, और ऊपर से उनको 3 विलेजेस के रेवेन्यू भी आ रहे थे, तो उनको क्या हो गया, उनको हो गया प्रॉफिट। बट उनको तो प्रॉफिट हो गया, बट जो बंगाल के नवाब थे उनको क्या हो गए, रेवेन्यू लॉसेस, उनको तो लॉसेस हो गए, क्योंकि उन्हें एक तो 3 जगहों से ट्रेड, 3 जगहों से उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा, ऊपर से ब्रिटिशर्स नहीं उनको दे रहे रेवेन्यू, तो उन्हें क्या आ गया, उन्हें हो गया लॉसेस हो गए। तो जो अलीवर्दी खान थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना कंपनी पे केस कर दिया कि जी तुम फरमान का मिसयूज कर रहे हो। अब वो फरमान का मिसयूज कैसे हो रहा था, देखो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे ना उन्होंने अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, और जो वो फरमान था जो कि कंपनी ने औरंगजेब से लिया था वो किस लिए लिया था, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी कंपनी के लिए लिया था। बट जो ऑफिसर्स थे ना उन्होंने अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसमें भी वो फरमान का यूज करने लगे। मतलब वो जो साइड बिजनेस करते थे ना वो उसके लिए भी टैक्सेस नहीं पे करते थे, ये कह के कि हमारे पास तो फरमान है, बट एक्चुअली वो फरमान किसके लिए था, वो फरमान था सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये ना जो अलीवर्दी खान थे उन्होंने इस पे केस कर दिया कि कंपनी अपनी पावर्स का क्या, कंपनी जो है फरमान का क्या कर रही है, मिस यूज कर रही है। जो सिराजुद्दौला जी थे ना उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोल दिया कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले गए कि हमें बहुत रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को मना कर दिया कि अब हम आपको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या हो रहे हैं, उनको लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, दुश्मनी, राइवलरी बढ़ गई कंपनी और नवाब्स के बीच में, उन दोनों के बीच में क्या बढ़ गई, दुश्मनी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनी, जो नवाब्स थे ना उन्होंने क्या कर लिया, पूरा कर लिया कंट्रोल। किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, एक तो उनकी कासिम बाजार वाली जो फैक्ट्री थी उस पे कंट्रोल कर लिया, और उसके ऑफिसर्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अब आप सब रेवेन्यू पे करोगे और कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होगी। फोर्टिफिकेशन क्या था, 2 चीजें, आर्मी और वॉल्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप सब अब रेवेन्यू पे करोगे और कोई फोर्टिफिकेशन नहीं लगा सकते अब। और उन्होंने उसकी कासिम बाजार वाली फैक्ट्री को भी कंट्रोल कर लिया, और जो फोर्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनवाया था उसको भी क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब क्या हुआ, कंपनी ने ना जस्टिफिकेशंस देनी शुरू कर दी, अपने आप को सही प्रूव, अपने आप को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। क्या, उन्होंने कहा कि जो ये नवाब्स है ना ये हमसे अनजस्ट टैक्स मांग रहे हैं, मतलब फालतू के टैक्सेस हमसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो इन्होंने ये सब स्टार्ट कर दिया, और अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए इन्होंने बोला, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने आप को सही प्रूफ करने से क्या बोला कि जो हमारे लिए फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, अगर हमें अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना है ना तो हमारे लिए फोर्टिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब उधर से जो नवाब्स थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उधर से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी, दोनों के बीच में हो गई राइवलरी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। अब ये जो बैटल थी ना, ये बैटल हुई थी नवाब्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, नवाब्स और ब्रिटिशर्स के बीच में ये बैटल हुई थी, और इसके साथ साथ क्या हुआ था
है ये बैटल 1757 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि ब्रिटिशर्स की साइड से थे, वो ये वॉर जीत गए। किसकी हेल्प से जीते? मीर कासिम की हेल्प से, जो मीर जाफर की हेल्प से, सॉरी मीर जाफर की हेल्प से। कैसे उसकी हेल्प से? देखो, उन्होंने ना जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने मीर जाफर को ये प्रॉमिस किया कि अगर तुम सिराजुद्दौला को मरवा देते हो, उसको मार देते हो, तो हम उसकी जगह तुम्हें क्या बना देंगे? किंग बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ठीक है, उसने क्या करा? उसने जो सिराजुद्दौला था उसको मरवा दिया और खुद उसने सीट ले लिया, थ्रोन ले लिया। ठीक है, जो मीर जाफर थे ना वो बन गए नवाब, कहाँ के? बंगाल के। और उसको ना हमारी हिस्ट्री में पपेट नवाब कहा जाता है। क्यों उसको पपेट नवाब कहा जाता है? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के इशारों पर चलता था। वो जितना लैंड मांगते थे ये दे देता था, वो जितना पैसा मांगते थे दे देता था, जो कंसेशन मांगते थे ये दे देता था। तो उसको पपेट नवाब कहा गया है। तो ना इसने क्या करा? इसने कंपनी को छूट दे दी कि तुम फ्री ट्रेड करो, जो मर्जी करो, कोई तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं, जो मर्जी करो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफी सारा लैंड ब्रिटिशर्स को दे दिया, फोर्टिफिकेशन के लिए, फैक्ट्रीज डालने के लिए, बहुत लैंड इसने ब्रिटिशर्स को दे दिया। उसके बाद ना उसको क्या लगा कि यार मैं ना कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, मेरे पास अपने पास, जब उसको लगा ना उसके लॉसेस होने लग गए, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तब तो उसका माइंड काम किया और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें दूंगा कोई लैंड और ना मैं तुम्हें दूंगा कोई ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का परमिशन। ठीक है, तो इसने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद ना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया? जाफर, जैसे उन्होंने ही जाफर को रखा था ना एज अ किंग, उन्होंने ही उसको डीथ्रोन कर दिया, मतलब निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी, फिर जब मीर जाफर को उसकी पावर से ब्रिटिशर्स ने डीथ्रोन कर दिया, उसकी पावर से उसको हटा दिया, तो फिर उसके बाद एक और नवाब बने जिसका नाम था मीर कासिम। और इनका भी ना मीर जाफर वाला सेम केस था, ये भी क्या बन गए? पपेट नवाब। पहले इन्होंने भी दे दी लैंड दे दी फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, इन्होंने भी बहुत ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के कंसेशंस दे दिए। उसके बाद इनको भी रियलाइज हुआ कि यार गलत कर रहा हूँ, मुझे हो रहे हैं लॉसेस। ठीक है, एक हद तक ही बंदा दे सकता है किसी को पैसे, उसके बाद इन्हें भी क्या लगा कि इन्हें क्या हो रहे हैं? लॉसेस हो रहे हैं। तो इन्होंने ना क्या करा? इन्होंने ना उनकी ब्रिटिशर्स की पावर के अगेंस्ट ना कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि तुम मिस यूज करते हो पावर का, तुम बहुत उनके ऊपर केस कर दिया। फिर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के बीच में हुई दोबारा एक बैटल जिसका नाम था बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। बुक्सर जो है एक जगह का नाम है जहाँ पे ये बैटल हुई थी। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ बुक्सर कब हुई? 1764 में हुई। और ये किसके बीच में थी? मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो इसमें जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीत गए और मीर कासिम की क्या हो गई? डेथ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स जीत गए ना, उन्होंने दोबारा से किसको बना दिया वहां का नवाब? मीर जाफर को उन्होंने दोबारा बना दिया नवाब। उसके बाद ना जो मीर जाफर थे वो क्या करते थे? हर महीने 5 लाख रुपए देते थे। किसको? ब्रिटिशर्स को। किस लिए? अपने एक्सपेंसेस के लिए, वॉर के। क्या एक्सपेंसेस होते थे इनके? वॉर वगैरह के होते थे। इनका जो एक्सपेंसेस जितने भी होते थे इनके वॉर के, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, वेजेस वगैरह पे करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो भी होते थे एक्सपेंसेस, उस सबका कितना दे दिया? 5 लाख रुपए दे दिया इन्होंने कंपनी को। उसके बाद ना 1765 में मीर जाफर की हो गई नेचुरल डेथ। किसी वॉर की वजह से नहीं हुई थी, इसकी हो गई नेचुरल डेथ। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको इतने में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो करके डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा इंस्टा चैनल का भी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यूजर नेम बताऊंगी। और गाइज प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।